हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? अब तो एग्जाम आ गया। आप लोग एकदम से कड़ी परिश्रम को जितना हो सके, जितना भी अनवांटेड एक्टिविटी है 100% स्टॉप। 1 फरवरी से एग्जाम है। जो कहना है बस अभी कहना है। ज़्यादा ब्रेन में, ज़्यादा दिमाग में टेंशन बाबू नहीं लेना है। लास्ट पॉइंट एक बताएं, न्यू टॉपिक से आप लोग बचना, कभी भी न्यू टॉपिक नहीं। अब नया चीज पढ़ने का समय नहीं है बेटा। जो पढ़ा हुआ है बस आप वही पढ़ो, न्यू टॉपिक से बच के रहो। ठीक, चलिए ये लास्ट वीडियो इकोनॉमिक्स का बनाने जा रहे हैं, सिर्फ आप लोग के लिए। जरूर आप लोग देख लेना। और जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है या आर्ट्स का इवन स्टूडेंट है, आप सभी कोई उसके पास शेयर कीजिए। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए ये आपका गेस क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स गेस क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है। एक बार जरूर आप लोग, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, 20-25 मिनट के वीडियो होगा। आप लोग अच्छा से एक बार देख लेना, ताकि पता नहीं 10 नंबर आपका मैच कर जाए तो बहुत मायने बेटा रखता है। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है। ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म फेस, एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म क्या फेस करती है? स्थिर कीमत फिक्स प्राइस, स्थिर औसत आगम कांस्टेंट AR, स्थिर सीमांत आगम कांस्टेंट मार्जिनल रेवेन्यू, ऑल ऑफ एबव। बाबू इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संतुलित की स्थिति में इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है? विक्रय की कुल मात्रा खरीदी जाने वाली मात्रा के बराबर। देखे ना, द अमाउंट द अमाउंट टू बी सोल्ड इज इक्वल टू अमाउंट टू बी परचेज। बाजार पूर्ति, देखो बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर। मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू मार्केट डिमांड। नहीं फर्म और नहीं उपभोक्ता विचलित होना चाहता है। नाइदर द फर्म नो द कंज्यूमर वांट टू बी इस्टेब्लिश ऑल द अबव। तो देखिए इन इक्विलिब्रियम में बाबू ये सब चीज आपका होता है, ठीक ना। एक इक्विलिब्रियम प्राइस में आपका कहाँ पर यही बोला है, इन इक्विलिब्रियम में दोनों होता है। द अमाउंट टू बी सोल्ड इज इक्वल टू अमाउंट टू बी परचेज। The market supply is equal to market demand. Neither the firm nor the consumer want to be de-established. मतलब देखें, न ही फर्म न ही उपभोक्ता विचलित होना चाहता है। मतलब एक प्राइस पर दोनों सेटल हो जाता है। हम आपको बोले 10 रुपया, आप बोले कि ठीक दीजिए, ये हो गया इक्विलिब्रियम। देखिए प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? देखिए इन एवरी मार्केट सिचुएशन विच कंडीशन इज नेसेसरी टू बी फुलफिल फॉर फर्म इक्विलिब्रियम। बाबू देखिए तब बताएं, कॉपी में भी आप लोग पढ़े, AI इजकल टू MC, MI इजकल टू MC। परफेक्ट। MC वक्र MI वक्र को नीचे से काटे, बताया ना कि हमेशा किधर से काटना चाहिए? नीचे से काटना चाहिए। देखिए कंडीशन आपका क्या है, देखो MC कर्व कट्स MI कर्व फ्रॉम बिलो, B एंड C बोथ। बाबू सही आंसर आपका क्या होगा? D होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन सा घटक है? देखिए विच इज द कंपोनेंट ऑफ फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। एक फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन का कौन कौन घटक है? रेंट ये तो होता ही है, वेजेज होता ही है, मजदूरी, ब्याज, इंटरेस्ट तो होता ही है। ऑल ऑफ दी। बाबू सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी। अगला पॉइंट देखिएगा। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, देखिए क्या बोला, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां प्राइस ऑफ ए गुड्स डिटरमाइन एट ए पॉइंट वेयर। प्राइस कहां पर डिटरमाइन होता है? वस्तु की मांग अधिक हो, डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज हाई। पूर्ति की, देखो वस्तु की पूर्ति अधिक हो, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज हाई। वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर, ये सही हुआ। डिमांड ऑफ कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज इक्वल। बेटा सही आंसर क्या होगा? C होगा। नेक्स्ट देखिए, सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है। देखिए द गवर्नमेंट डिसाइड प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग आप तो जान ही रहे, ये मैक्सिमम प्राइस होता है जो गवर्नमेंट अलाउ करती है कि हम आपको इस वस्तु का कीमत अधिकतम इतना देंगे। प्राइस सीलिंग मैक्सिमम प्राइस को होता है, आप लोग को कॉपी में लिखवाया गया होगा। किसी भी गुड्स का जो मैक्सिमम प्राइस होता है ना, मान लें कि गेहूं है, वीट है, गवर्नमेंट बोली कि हम इसको 1800 रुपया देंगे, वही हो गया मैक्सिमम प्राइस।
तो इस प्राइस सीलिंग क्या होता है? मैक्सिमम प्राइस होता है। देखिएगा, आवश्यक वस्तु पर अननेसेसरी गुड्स जो बाजार की निर्धारित कीमत से कम होती है, विच इज लेस देन द प्राइस डिसाइड बाई मार्केट। आगे देखिए, समान लोगों की पहुंच के अंदर आना, टू मेक इट अफोर्डेबल टू कॉमन मैन। देखिएगा, यहाँ पर कॉमन मैन है, ऑल ऑफ दी। देखिए, ये आपका इसका आंसर क्या है? प्राइस सीलिंग और नेसेसरी गुड्स, ये भी सही है। विच इज लेस देन प्राइस डिसाइडेड बाय मार्केट, ये जो प्राइस सीलिंग होता है ना, याद रखिए मार्केट प्राइस से कम होता है। मार्केट प्राइस से बेटा क्या होता है? कम होता है। प्राइस सीलिंग हमेशा मार्केट प्राइस से डाउन होता है। देखिए, टू मेक इट अफोर्डेबल टू द कॉमन मैन, सही होता है बेटा। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए, 7 नंबर का अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो से लिया गया है, इसका अर्थ है देखिए, इंग्लिश लेटर मैक्रो हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स, मैक्रो के मतलब होता है क्या? नैरो नहीं, ब्रॉड। इसका व्यापक, मैक्रो के मतलब होता है लार्जेस्ट, विशाल। अगला पॉइंट देखिए, 108। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं? विच वन इज द लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? बताइए कौन सा इकोनो है? सामूहिक अर्थशास्त्र विरोधाभास, कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स, व्यक्तिक इकाइयों की अवहेलना, इग्नोर इंडिविजुअल यूनिट्स, ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ दिस। बाबू सही आंसर क्या होगा? ये बहुत बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनेकों बार पूछा है इसको। ये कोई जो नहीं, ये जो भी क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं इस पर बहुत टाइम लगल है, बहुत समय इस पर दे कहीं हम आप लोग के लिए सेलेक्ट किए हैं। तो आप लोग को क्या करना है? इसको एक बार जरूर देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का, देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमी, वस्तुओं की पूर्ति नियम का, कंजप्शन ऑफ थ्योरी, कंजप्शन थ्योरी। देखो, स्कूटर में मांग की लोच का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन स्कूटर। आगे देखिए, बाजार में गेहूं की कीमत का, प्राइस ऑफ व्हीट, प्राइस ऑफ व्हीट इन मार्केट। देखिए क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमी, कंजप्शन थ्योरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन स्कूटर, प्राइस ऑफ व्हीट। देखिए, ये आपको माइक्रो इकोनॉमिक बेटा किसको स्टडी करता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, जनरल प्राइस लेवल इज स्टडी इन। बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, ये कितना बार क्वेश्चन को पूछ दिया एक दो बार नहीं, अनेकों बार इस क्वेश्चन को पूछ दिया। आप लोग बस एक बार ध्यान से देखिए। देखिए, समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, जनरल प्राइस लेवल इज स्टडी इन व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स, जनरल प्राइस लेवल बेटा किस में स्टडी किया जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगला देखिए, रोजगार सिद्धांत का संबंध है एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू, किससे? देखो, स्टैटिक स्थैतिक अर्थशास्त्र स्टैटिक इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमी। देखिए, इंप्लॉयमेंट थ्योरी हमेशा किससे रिलेटेड बेटा जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंक्लूडेड इन स्टॉक? बताइए स्टॉक में इसमें कौन शामिल होगा? मुद्रा का परिमाप, क्वांटिटी ऑफ मनी, सही है। धन, वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर इन वेयर हाउस, ये भी सही। ऑल ऑफ इट, उपयुक्त सभी होगा। इसमें सब बेटा आंसर क्या होगा? सभी होगा। चलिए 113, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? देखिए क्या बोला, इसमें से इसका कौन विषय वस्तु नहीं है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? बताइए मैक्रो इकोनॉमिक्स का कौन सब्जेक्ट मैटर नहीं है? देखिए, नेशनल इनकम, ये तो बेटा हाई ही। फॉरेन एक्सचेंज, ये भी है। आगे देखिए, लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड सब्जेक्ट मैटर नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? देखिए, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स? बताइए मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है?
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 114, आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किससे माना जाता है? हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ये किससे कहा जाएगा? देखिए एडम स्मिथ, मार्शल हिक्स, देखे जे एम किन्स, किससे बेटा माना जाता है? के जे एम किन्स। देखिए चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो, कौन सर्कुलर फ्लो में शामिल होगा? वास्तविक प्रवाह रियल फ्लो, मौद्रिक प्रवाह मनी फ्लो, बोथ ए एंड बी, बेटा कौन शामिल होगा? अगला प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो, फ्लो में बेटा कौन जाएगा? देखिए उपभोग कंजप्शन ये तो जाता ही है, निवेश इन्वेस्टमेंट ये भी तो जाता ही है, देखो आय इनकम ये भी तो जाता ही है, ऑल ऑफ दिस बेटा आंसर होगा। अगला पॉइंट चलिए, देखिए तृतीय क्षेत्र मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? बताया ना 4 गो सेक्टर बताए होंगे, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, 4 होते हैं। तो आपसे पूछा है कि तृतीय क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच वन इज इंक्लूडेड इन 3 सेक्टर मॉडल, आपको बोला कि 3 सेक्टर मॉडल में कौन शामिल होता है? तो देखिए फैमिली तो होता ही, परिवार, फर्म ये तो होता ही है, गवर्नमेंट भी तो होता ही है, बाबू सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन देख लिए, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में कौन सी है? देखिए विच विच इज द इक्विलिब्रियम कंडीशंस, कौन सा इक्विलिब्रियम कंडीशंस है ऑफ सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर मॉडल? 4 सेक्टर मॉडल में इसमें से कौन सा इक्वेशन के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा कंडीशन सही है? तो देखिए सी प्लस आई, सी मतलब कंजप्शन होता है, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, ये तो कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको देखिए 4 सेक्टर बोला है, कितना बोला है? 4 सेक्टर है। आगे देखिए सी प्लस आई प्लस जी, कभी नहीं। देखिए सी प्लस आई प्लस जी माइनस एक्स माइनस एम, देखिए सी मतलब कंजप्शन, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, जी मतलब गवर्नमेंट, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट। आपका सही बेटा आंसर है, कोई दिक्कत? चलिए 19 नंबर, देखिए प्राथमिक क्षेत्र प्रायोरिटी सेक्टर में सम्मिलित होता है। देखिए प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड्स, एक प्रायोरिटी सेक्टर किसको बोलते हैं? विशेष सेक्टर को जिस पर गवर्नमेंट ज़्यादा दिमाग लगाती है, जिसको गवर्नमेंट ज़्यादा फंडिंग करती है, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। जिस पर गवर्नमेंट ज़्यादा फंडिंग करती है, उसको एक्स्ट्रा डोनेशन देती है, उसको प्रमोशन के लिए, उसको डेवलपमेंट के लिए। देखिए एग्रीकल्चर कृषि ये तो होता है ही है। देखो खुदरा व्यापार रिटेल ट्रेडिंग ये भी बेटा होता है, लघु उद्योग स्मॉल इंडस्ट्री ये भी होता है। बेटा सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी। अगला पॉइंट, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवाएं शामिल होता है? देखिए विच सर्विस इंक्लूडेड इन टर्सरी सेक्टर, बताइए टर्सरी सेक्टर में बेटा कौन कौन शामिल होगा? देखिए खनन माइनिंग नहीं, निर्माण कंस्ट्रक्शन नहीं, आगे देखिए संचार कम्युनिकेशन शामिल होता है। आपको सही सेक्टर में कौन शामिल बेटा होगा? कम्युनिकेशन। अगला देखिएगा, द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? ये पूछा गया है बेटा, बहुत बार रिपीटेड, इसीलिए इस सब क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में कौन शामिल होगा? देखिए पहला इंश्योरेंस, बैंकिंग, व्यापार ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए सेकेंडरी सेक्टर में बेटा कौन सा शामिल होगा? मैन्युफैक्चरिंग। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिएगा एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के संगठक कौन है? देखिए इन एन ओपन इकोनॉमी विच आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एक ओपन इकोनॉमी में डिमांड का कौन सा कंपोनेंट है? कंजप्शन उपभोग, निवेश इन्वेस्टमेंट, उपभोग प्लस सरकारी व्यय, कंजप्शन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आगे देखें उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात, यही सही है। देखो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, यही सही है। ओपन इकोनॉमिक में याद रखना, ओपन इकोनॉमिक में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्लोज इकोनॉमिक में याद रखिए कभी नहीं होता है, क्लोज इकोनॉमिक में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट केवल किस में होता है? क्लोज इंपोर्ट एक्सपोर्ट केवल किस में आपका होता है? ओपन इकोनॉमिक में होता है, ठीक ना। चलिए तो बेटा सही आंसर आपका क्या है? ए है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 123,
देखिए 123 का है। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? देखिए एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? देखिए विच सेक्टर इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमिक में कौन कौन सा सेक्टर होगा? देखिए प्राथमिक सेक्टर ये तो होता ही है, प्राइमरी, द्वितीय देखिए सेकेंडरी तो होता ही है, टर्सरी तृतीय सेक्टर ये भी तो बेटा होता ही है। देखिए ऑल ऑफ एबव, एक अर्थव्यवस्था में एक इकोनॉमिक में तीनों होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। नेक्स्ट देखिएगा, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, देखिए जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है, मूल्यह्रास मतलब डिप्रिसिएशन, उनकी बाजार कीमत के योग, योग मतलब टोटल को कहा जाता है। देखिए द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ इकोनॉमी इन ए ईयर इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? जीडीपी एमपी। बेटा क्या कहा जाएगा? जीडीपी एमपी। आगे देखिए जीएनपी एमपी इक्वल टू क्या होगा? देखिए जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी माइनस डिप्रिसिएशन, ये आपका कभी नहीं होगा। आगे देखिए जीडीपी एमपी, आगे देखिएगा यहां पर देखिए आपको क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होगा? तो देखिएगा जीडीपी ये तो आपका नहीं होगा। आगे देख लीजिएगा जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, चलिए ये आपका सही बेटा हुआ, क्योंकि आप हम बताएं कि जब डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर दिया जाता है तो यही नेशनल बन जाता है। आपसे यही नेशनल इनकम पूछा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो आपका बेटा सही आंसर क्या होगा? ये। आगे देखिए 126 एनएनपीएमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होगा? तो देखिए आपका दिया क्या, आपका जीडीपीएमपी माइनस डिप्रिसिएशन कभी नहीं, जीएनपी प्लस ए कभी नहीं। आपके देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा आप क्वेश्चन आपका सही होगा, ध्यान से देख लो फटाफट। देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एन होगा, यहाँ पर क्या होगा? एन होगा, मिस्टेक से हो गया है थोड़ा, आप लोग याद रखना ए ऑप्शन मिस्टेक से हो गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? जी एन पी एम पी। देखिए यहाँ पर जी एन पी एम पी है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? जी एन पी एम पी माइनस डिप्रिसिएशन। आपका बेटा सही आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? देखिए डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आर इंक्लूडेड इन, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस किसमें शामिल है? देखिए ग्रॉस, ग्रॉस जहां दिखे समझ जाना उसमें डिप्रिसिएशन शामिल है, तो आपका डिप्रिसिएशन इसमें शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना है? 128। देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा? देखिए दिया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा सही आंसर आपका क्या होगा? यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में कौन किसे शामिल किया जाता है? देखिए विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, एक नेशनल इनकम में किसे शामिल किया जाएगा? लगान, मजदूरी, ब्याज, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, रेंट, वेजेज, सैलरी, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। देखो रेंट, वेजेज, सैलरी, प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट, ये सही है। अगला पॉइंट देखिएगा, अस्थाई पूंजी के उपभोग को व्यय कहते हैं। देखिए व्हाट इज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल कंजप्शन को क्या कहेंगे? तो डिप्रिसिएशन। देखिए पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, ह्रास मूल डिप्रिसिएशन बेटा कहा जाता है। आगे देखिए इन्वेस्टमेंट, इनमें से ऑल ऑफ दिस बेटा क्या कहा जाता है? इन्वेस्ट डिप्रिसिएशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 128, चलिए 131, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को बाजार मूल्य को कहते हैं। देखिए द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ओवर ए ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिएगा स्थिर मूल्य पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। देखिए जीएनपी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स प्राइस इज नोन एज, जो फिक्स प्राइस पर जो कैलकुलेट कर उसको क्या कहेंगे? देखिए वास्तविक जीएनपी, देखिए वास्तविक जीडीपी, देखो मुद्रा जीएनपी, नॉन ऑफ दीज।
क्वेश्चन तो समझ में आ गया, देख लीजिएगा। जीएनपी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स प्राइस इज नोन एज, देखिएगा वास्तविक आपका क्या होगा, वास्तविक जीएनपी, रियल जीएनपी, वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी। आगे देखिए मनी जीएनपी, नॉन ऑफ दीज। बेटा सही आंसर क्या होगा, ए होगा। देखिए अर्धनिर्मित वस्तुओं का, वस्तुएं क्या कहलाती है, देखिए सेमी फिनिश गुड्स आर टर्म एज, एक सेमी फिनिश गुड्स को क्या कहेंगे, कैपिटल गुड्स, देखे पूंजीगत वस्तु, देखे मध्यवर्ती वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स। इसको बेटा किस नाम से जानते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से। आगे देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 134। अब देखिए 134, राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है, देखिए विच मेथड इज एडॉप्टेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम। एक नेशनल इनकम निकालते समय कौन सा मेथड का उपयोग किया जाता है, देखिए उत्पादन विधि प्रोडक्शन मेथड, आय विधि इनकम मेथड, देखिए व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड, ऑल ऑफ एबव। बेटा सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। देखिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है, देखिए विच सर्विस इज इंक्लूडेड इन टर्सरी सेक्टर, बताइए एक टर्सरी सेक्टर में किसे शामिल किया जाएगा। देखो खनन माइनिंग, आप याद रखना कौन सा सेक्टर पूछा है, टर्सरी सेक्टर। आगे देखिए माइनिंग, निर्माण कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन संचार। अगला पॉइंट द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं शामिल है, देखो सेकेंडरी पूछा है, विच सर्विस इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी के बारे में बेटा पूछा है, बीमा इंश्योरेंस, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार ट्रेड, बैंकिंग। बेटा सेकेंडरी में कौन सा शामिल होता है, मैन्युफैक्चरिंग। प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट सब है, विच वन इज इंक्लूडेड इन, देखिए प्राइमरी सेक्टर, देखो भूमि लैंड, वन फॉरेस्ट, माइनिंग, ऑल ऑफ एबव। बेटा सब हो जाएगा, इसमें क्या होगा, डी होगा। आगे चलिए 138, देखो राष्ट्रीय आय के आकलन में किस वस्तु या सेवा का मूल एक से अधिक बाजार शामिल कहलाती है, देखिए टू इंक्लूड द एबव, देखिए टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मोर देन वन टाइम वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड। देखिए बोला है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य को एक से अधिक बार ऐड कर देते हैं नेशनल इनकम में, किसी वस्तु के मूल्य को एक से अधिक बार जोड़ देते हैं नेशनल इनकम निकालते समय, तो उसको क्या कहेंगे, आप तो जान ही रहे हैं, एकल गणना सिंगल काउंटिंग नहीं, दोहरी गणना, इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। किसी भी वस्तु के कीमत को यदि एक से अधिक बार जोड़ लेते हैं ना नेशनल इनकम निकालते समय, तो उसको बोला जाता है डबल काउंटिंग। जैसे रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम निकालते समय इंटरमीडिएट गुड्स जो मध्यवर्ती वस्तु है, इंटरमीडिएट गुड्स, उसका कीमत शामिल नहीं करते। क्यों, एक बार शामिल कर लिए तो जब अंतिम वस्तु बनेगा, जब फिनिश गुड्स बनेगा तो फिर से शामिल करेंगे। तो रॉ मटेरियल का कीमत यदि नेशनल इनकम में शामिल कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। उसको किस नाम से बाबू बोलेंगे, डबल काउंटिंग। चलिए अगला पॉइंट, लाभ के निम्नलिखित में कौन सा घटक है, देखे विच वन इज कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट। एक प्रॉफिट का कौन सा कंपोनेंट्स है, देखे लाभांश डिविडेंड ये तो है ही, और वितरित लाभ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये भी है, निगम लाभ का कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स ये भी है। देखिए उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट पॉइंट देखिए व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर। देखिए देखो आपको बोला है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, देखिए जीएनपी, देखिए जीएनपी अवस्फीति क्या है, देखो व्हाट इज जीएनपी डिफ्लेटर। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जीएनपी डिफ्लेटर जो नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय रियल जीएनपी इनटू 100। आगे देखिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से लाभ है, देखिए व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम। ये तो आप लोग को एक एक करके बताए हैं, बार्टर सिस्टम का कौन सा एडवांटेज है। देखिए फर्स्ट सिंपल सिस्टम, आपका ये सरल प्रणाली, ये तो बेटा होता ही है। आगे देखिए आपसी सहयोग में वृद्धि, मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन, ये भी है। बार्टर सिस्टम के मतलब होता है कि एक दूसरे के इंसान सहयोग करता है, रुपए पैसा के कहीं उपयोग नहीं होता है। देखिए आर्थिक असमानताएं नहीं होना, नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये भी बेटा सही है, ऑल द एबव। आपका सही आंसर क्या होगा,
डी। नेक्स्ट, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाई है? देखिए, आपसे बोल दिया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन सा कठिनाई है। देखिए, विच वन इज द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम? एक बार्टर सिस्टम का कौन सा डिफिकल्टीज है? देखिए, दोहे संयोग का अभाव, देखिए लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस, ये होता ही है। देख, वस्तु विभाजन में कठिनाई, डिफिकल्टी ऑफ डिवीजन ऑफ द गुड्स, ये भी है। देखो, समान मूल्य मापक का अभाव, देखे लैक ऑफ जेनरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए मुद्रा विकास क्रम का सही अनुग्रह कौन सा है? देखिए, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा, कमोडिटी मनी, पेपर मनी, मेटल नहीं। देखिए, पेपर मनी जो होता है मेटल मनी के बाद में आया है। आगे देखिएगा, वस्तु मुद्रा सही है, वस्तु के बाद धातु मुद्रा आया था, ये भी सही है। पत्र मुद्रा, पेपर मनी, ये भी सही है। साख मुद्रा सही है। देखिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था, देखिएगा, पहले कमोडिटी मनी आया था, उसके बाद मेटल मनी आया था, उसके बाद पेपर मनी, उसके बाद क्रेडिट मनी, ये सही है बेटा। सही आंसर क्या है? बी है। देखिए, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? देखिए, मनी इज वाट मनी डज, हु सेड इट? ये किसने बोला था कि मनी वह है जो मनी के काम करता है? किसने कहा था? देखिए, हटले विदस, ये तो आपका आंसर मिल ही गया। देखिए, मुद्रा के प्राथमिक आय के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? देखिए, विच वन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी? प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी में किसे शामिल किया जाता है? देखिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता ही है। देखो, मेजर ऑफ वैल्यू, ये भी होता है, मूल्य का मापक, ये भी होता है आपका। देखे, ए एंड बी स्टोर ऑफ वैल्यू, बाबू प्राइमरी मेजर में ये दोनों आता है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, 146। देखे, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाती है? बहुत अच्छा डिफिनेशन दिया था, मनी इज ए पाइवोट अराउंड विच द होल इकोनॉमी क्लस्टर, हु सेड इट? ये किसने बोला था? तो देखिए, ये बेटा किसने बोला था? मार्शल। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है। देखिए, फंक्शन ऑफ मनी इज, एक फंक्शन ऑफ मनी में क्या क्या शामिल है? देखिए, मूल्य निर्धारण करना, वैल्यू डिटर्मिनेशन, बेटा सही है। देखिए, मूल्य संचित करना, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी सही है, होता ही है, ये फंक्शन ऑफ मनी है। देखिए, विनिमय का माध्य प्रस्तुत करना, मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी होता है बेटा। ऑल ऑफ एबव, मनी का इसमें से चारों काम है, तीनों। अगला देखिए, रिजर्व बैंक ने मुद्रा के 4 माप दिए हैं जो कि M1, M2, M3 और M4 है। M1 में शामिल है, बोला कि M1 में क्या शामिल होगा? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज presented 4 measure of money supply, namely M1, M2, M3 and M4. M1 includes, बोला है कि M1 में क्या शामिल होगा? देखिए, सी करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, सही है। डी नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, ये भी बेटा सही है। देखो, डी बैंकों द्वारा शुद्ध मांग जमा। देखो, ओडी अदर डिमांड हेल्ड इन द आरबीआई। देखो, ओडी मतलब होता है रिजर्व बैंक के पास अनजमा है। ऑल ऑफ एबव, बेटा सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, आगे देखिए 49, मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? हु क्लासिफाइड स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी, ये किसने आपका क्लासिफाइड किया? तो देखिए, रैगनर फ्रिस, आगे देखिए पॉल एंजिंग, मार्शल, ऑल ऑफ दीज, बेटा सही आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 150। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जनता का बैंक कौन सा है? देखिए, विच वन इज बैंक ऑफ पब्लिक, बताइए इसमें से बैंक ऑफ पब्लिक कौन है? कॉमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक, सेंट्रल बैंक, ये भी बोथ, नॉन ऑफ दी। तो बाबू पब्लिक के लिए कौन सा बैंक होता है? कॉमर्शियल बैंक। कोई दिक्कत? क्योंकि सेंट्रल बैंक में आम पब्लिक का अकाउंट नहीं खुलता है। सेंट्रल बैंक में किसी गवर्नमेंट का अकाउंट होगा या बैंकों का बैंक होगा, ये पब्लिक का बैंक सेंट्रल बैंक नहीं होता है। आगे देखिएगा, व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्राथमिक जमाएं
कौन सी है? देखिए, डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक द्वारा कौन कौन सा डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है? चालू जमा है, करेंट डिपॉजिट, ये सही है। बचत जमा है, सेविंग डिपॉजिट, ये भी सही है। देखिए, सावधि जमा है, टाइम डिपॉजिट, ये भी सही है। बेटा सही आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि तीनों टाइप का जमा है, तीनों टाइप का डिपॉजिट्स कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? देखिए, विच इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ बैंक। एक बैंक का एजेंसी फंक्शन क्या है? देखिए, ऋणों देना, ऋण देना, एडवांसिंग लोन, ये तो होता ही है। एक सेकंड, एजेंसी फंक्शन आपसे पूछा है, क्या केवल पूछा है? एजेंसी फंक्शन। देखिए, जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स नहीं, आपसे एजेंसी पूछा है। देखो, ट्रस्ट का कार्य करना, ट्रस्ट है, एक्ट एज ट्रस्टी, बेटा सही है, सही है। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात। देखिए, क्रेडिट मनी इज इंक्रीज व्हेन सीआर डिक्रीज। जितना सीआर कैश रिजर्व रेशियो, इसका फुल फॉर्म तो आप लोग जान ही रहे हैं, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो यदि बढ़ेगा तो क्रेडिट, आपको कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो क्रेडिट क्रिएशन घटेगा। यदि कैश रिजर्व रेशियो घटेगा तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, याद रखना। तो आपसे पूछा है कि क्रेडिट मनी इज इंक्रीज व्हेन, ये घटेगा तब क्रेडिट मनी क्या होगा? बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब सीआरआई क्या होगा? घटेगा। तो देखिए फॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, व्यवसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है। देखो, द मेन फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज, बोला है कि कॉमर्शियल बैंक का मेन फंक्शंस क्या है? देख लीजिएगा, साख नियंत्रण करना, एक क्रेडिट कंट्रोल, एक कॉमर्शियल बैंक का काम नहीं बेटा है। देखिए, ऑन बैंकों को ऋण देना, लोन टू अदर बैंक, ये भी काम नहीं है। देखिए, ग्राहकों की जमा स्वीकार करना, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये बेटा मेन काम है इसका, बेटा मेन। देखो, क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई करती है, क्रेडिट कंट्रोल कौन करती है? आरबीआई। नेक्स्ट चलते, देखिए, किसी विधि से, देखो, किसी विधि से हम, देखो, हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। बोला कि किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? देखो, थ्रू विच मेथड कैन वी विथड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। बोला कि बैंक से हम किसके अनुसार पैसा निकाल सकते हैं? चेक के द्वारा निकालिए सकते हैं 100%। देखो, आहरण पत्र, विथड्रॉवल पे फॉर्म, ये भी सही है, इसके द्वारा भी हम लोग निकाल सकते हैं। एटीएम, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज। देखिए, आप लोग का टोटल हमने 155 ऑब्जेक्टिव बता दिए। अब आप लोग को ये लास्ट वीडियो इकोनॉमिक्स का है, क्योंकि 1 फरवरी से एग्जाम है। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो देखिए और ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, अपने पर फोकस करना है और न्यू टॉपिक पढ़ने से आप लोग बचिए। और यदि आप लोग का वीडियो अच्छा लगल होगा तो शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए।